हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है सहारा और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। तो दोस्तों, हम वीडियो कितना भी अच्छा बना ले, पर जब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक वो वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1965 के वर्जीनिया की घटना बताई जाती है। इस वक्त अमेरिका में सिविल वार चल रहा होता है और ये सिविल वार अपने अंतिम चरण में होता है और कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ अमेरिका यानी जिसे साउथ भी कहा जाता है, यहाँ से सेना अपना कीमती खजाना लेकर देश के बाहर जा रही होती है। इस खजाने को बक्सों में भरकर सेना के जवान एक बड़ी सी आयरन क्लैड शिप में रख रहे होते हैं। इस क्लैड शिप पर नॉर्थ के सैनिकों द्वारा लगातार बमबारी की जा रही होती है और इसे रोकने की कोशिश की जा रही होती है ताकि यह आयरन क्लैड शिप यहाँ से कहीं ना जा सके। तब साउथ सेना के कैप्टन टॉम अपने मजबूत आयरन क्लैड शिप को पानी में उतार देते हैं। तब आयरन शिप से भी नॉर्थ की तरफ बमबारी की जाती है और कैप्टन टॉम के कहने पर थोड़ी देर बाद आयरन शिप से बमबारी बंद कर दी जाती है ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर आयरन शिप को वहां से निकाला जा सके। आगे कहानी में हमें अफ्रीका का लागोस शहर बताया जाता है। यहाँ पर WHO की डॉक्टर इवा अपने एक साथी फ्रैंक के साथ यहाँ पर तेजी से फैल रही बीमारी के बारे में पता लगाने आई होती है। डॉक्टर इवा एक पेशेंट की जांच पड़ताल करती है और उस पेशेंट के चेहरे पर बहुत सारे घाव बन चुके होते हैं और उस पेशेंट की मां कहती है ये लड़का अपने पिता के साथ माली गया था, उसके बाद ये इस तरह से बीमार पड़ गया। इसके पिता एक लाइट हाउस में काम करते हैं, वो अभी भी वहीं पर होंगे। ये सुनकर डॉक्टर इवा उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेती है और वहाँ से निकल जाती है और डॉक्टर इवा फ्रैंक से कहती है हमें माली जाना पड़ेगा इस बीमारी का सोर्स पता लगाने के लिए। तब फ्रैंक इवा से कहता है माली सिविल वॉर में फंसा हुआ है और वहाँ पर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। ये सुनकर भी डॉक्टर इवा फ्रैंक से जिद करने लगती है। तब फ्रैंक कहता है ओके, मैं WHO बोर्ड के सामने प्रपोजल रखूंगा। तब डॉक्टर इवा कहती है हम इस लड़के के पिता को देखने जा रहे हैं जो उस लाइट हाउस में है। इवा अपनी गाड़ी को लाइट हाउस की तरफ लेकर पहुंचती है। तब इवा देखती है कि उस पेशेंट के पिता मर चुके हैं उसी बीमारी के कारण। उसकी आंखों में भी वैसे ही घाव थे जैसे उस लड़के की आंखों में थे। डॉक्टर इवा उस आदमी के ब्लड सैंपल लेने के लिए कार में सामान लेने जाती है। तभी डॉक्टर इवा पर एक नकाब पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। तब डॉक्टर इवा उस आदमी से बचकर वहाँ से भागने लगती है और वो समुद्र किनारे खड़े दो आदमी से मदद मांगती है। तब वो दो आदमी भी डॉक्टर इवा पर हमला करके उसका गला दबाने लगते हैं और वहीं पर वो नकाब वाला आदमी आकर डॉक्टर इवा को चाकू से मारने वाला होता है। उसी वक्त उस नकाब वाले आदमी पर कोई हमला करता है। डॉक्टर इवा उस हमला करने वाले आदमी की तरफ देखती है तो डर्क पिट नाम का वो आदमी समुद्र की तरफ से दौड़ते हुए उन तीनों आदमी के पास आ रहा था और वो उन तीनों आदमियों को मारकर डॉक्टर इवा की जान बचाता है और वो तीनों आदमी वहां से भाग जाते हैं और डॉक्टर इवा वहीं बेहोश हो जाती है। मूवी के अगले सीन में डॉक्टर इवा को होश आता है और वो अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है वो किसी शिप में है। यह शिप मरीन ऑर्गेनाइजेशन नुमा का होता है जो समुद्र के अंदर से ट्रेजर और कीमती चीजें ढूंढने का काम करते हैं। इवा की मुलाकात शिप पर ही काम करने वाले अल जार्डिनो नाम के आदमी से भी होती है। इस शिप का मालिक रिटायर एडमायरल जेम्स सेंडेकर होता है। वहीं इवा को इस शिप पर डर्क पिट नाम का वो आदमी भी दिखाई देता है जिसने उसकी जान बचाई थी। डर्क समुद्र के अंदर से एक पुराने राजा का कॉफिन लेकर समुद्र के बाहर निकलता है। तब शिप का मालिक जेम्स डर्क से कहता है हमें इस कॉफिन को लागोस म्यूजियम में डिस्प्ले करना है। रात को वहाँ पर एक पार्टी है और इस कॉफिन को वहाँ पर दिखाया जाएगा। आगे अल जार्डिनो रात की पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी डर्क के पास एक डीलर का फोन आया हुआ होता है जिससे डर्क बात कर रहा होता है। तब डर्क अल जार्डिनो से कहता है मैं उस डीलर से मिलने जाऊंगा। उसी रात म्यूजियम में पार्टी शुरू हो जाती है और राजा के कॉफिन को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है। दूसरी तरफ डर्क अपने नाइजीरियन डीलर से मिलने जाता है और वो डीलर डर्क को एक सोने का सिक्का दिखाता है। इस सिक्के पर कॉन्फिडेरेट ऑफ स्टेट की मोहर लगी होती है जो कि डर्क का सबसे बड़ा पैशन था क्योंकि वो आयरन शिप और उसमें जा रहे कॉन्फिडेंट ऑफ स्टेट के खजाने को बहुत सालों से ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ पार्टी में जेम्स इवा और उसके साथी फ्रैंक को इव मासाड नाम के आदमी से मिलाता है। जेम्स को अपने एक्सप्लोरेशन में मासाड कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिली होती है जिस कंपनी का मालिक इव मासाड होता है।
क्योंकि ईव मासार्ट के माली में अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं, इसलिए ईवा मासार्ट से कहती है मुझे माली में जाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तब मासार्ट कहता है माली में जाना खतरे से खाली नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। तभी डर्क भी पार्टी में आ जाता है और वो जेम्स को वही सिक्का दिखाता है जो उसे डीलर से मिला है। तब डर्क जेम्स को उस सिक्के की हिस्ट्री बताने लगता है। डर्क कहता है यह सिक्का कॉन्फिडेंट ऑफ स्टेट का है और ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी इंडिग्वे को मिला है और इसका वहाँ से मिलना यह बताता है कि उस आयरन शिप का मलबा माली में ही है। मुझे तुम्हारी बोट चाहिए होगी। मैं माली में 3 दिन में सारी जांच पड़ताल करके वापस आ जाऊंगा। तब जेम्स डर्क को माली भेजने से मना करता है, पर बाद में डर्क को शांत करने के लिए वो उसकी बात को मान जाता है। अगले सुबह डर्क, अल्जार्डियो और उसका एक और दोस्त रूडी, ये तीनों माली निकलने के लिए लागोस के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। तब उन्हें वहां पर ईवा और डॉक्टर फ्रैंक दिखाई देते हैं जो उन तीनों का पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। और ईवा डर्क को कहती है मुझे एडमायरल जेम्स ने इजाजत दे दी है कि हम दोनों भी आपके साथ बोट पर माली जाएंगे। आगे वो पांचों नदी के रास्ते माली के लिए निकल जाते हैं। तब रात में खाना खाते हुए ईवा के पूछने पर डर्क ईवा को उस गोल्ड कॉइन के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि वो कैप्टन टॉम की आयरन शिप को ढूंढने जाने वाले हैं और उस शिप के मलबे को ढूंढना डर्क का एक सपना होता है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद फाइनली उनकी बोट माली पहुंच जाती है। माली पहुंचने के बाद डॉक्टर ईवा और फ्रैंक अपने रास्ते निकल जाते हैं उस बीमारी के सोर्स का पता लगाने के लिए। वहीं डर्क, अल्जार्डियो और रूडी आयरन क्लेड शिप की तलाश में निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ईव मसार्ट नाम का वो आदमी जिसने जेम्स की कंपनी को स्पॉन्सरशिप दी थी, वो जाकर माली के डिक्टेटर काजिम से मिलता है और वो काजिम से कहता है मैंने आपको जिन डॉक्टर्स के बारे में बताया था वो लोग माली आ चुके हैं उस बीमारी पर रिसर्च करने। मैं चाहता हूँ आप किसी तरह अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इस बीमारी को खत्म करें। तब काजिम ईव मसार्ट पर भड़क जाता है और वो कहता है तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी कंट्री कैसे चलानी है। डर्क और अल्जार्डियो इंडिग्वे नाम के उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं जिसने वो सिक्का ढूंढा था। तब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। आगे डर्क और अल्जार्डियो एक लोकल बार में बैठे हुए होते हैं। तभी डर्क को नमाज की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही डर्क के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ की उस मस्जिद में जाकर उसके मौलवी से मदद मांगता है। तब डर्क उस मस्जिद के मौलवी को बताता है मैं एक पुराने शिप को ढूंढ रहा हूँ। वह शिप अफ्रीका के सबसे बड़े तूफान के आसपास लाबाजंगा पोर्ट पर आया था। तब वो मौलवी मस्जिद में रखे पुराने दस्तावेजों को रीड करता है और वो डर्क को कहता है उस शिप के बारे में यहाँ पर लिखा है समुद्री तूफान के 6 दिन बाद एक बड़ा शिप लाबाजंगा पोर्ट पर आया था। उस वक्त तक इस शिप पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। उस वक्त नाइजर रिवर भी काफी उफान पर थी, तो ये शिप नाइजर रिवर में तैरता हुआ जाओ शहर की तरफ चला गया था। मौलवी से ये सारी बातें सुनकर डर्क वापस अपनी बोट पर जाता है और डर्क रूडी को बोट का सोनार ऑन करने के लिए बोलता है ताकि उन्हें समुद्र तल में कोई अजीब चीज या फिर शिप का मलबा मिले जिसे वो डिटेक्ट कर सके। अल्जार्डियो ने अपनी बोट पर बायोन्सी डिवाइस बांध दिया होता है और रूडी भी सोनार से सी बेड को चेक कर रहा होता है। तभी रूडी को लैपटॉप में नदी के तल में कुछ दिखाई देता है और डर्क बोट को वहीं पर रोकता है। अल्जार्डियो बायोन्सी डिवाइस निकाल कर देखता है तो बायोन्सी डिवाइस पर उन्हें रेड शेवाल दिखाई देती है। उस रेड शेवाल को देखकर डर्क कहता है ये तो काफी हैरानी वाली बात है क्योंकि नदी के बहते ताजे पानी में ऐसी शेवाल नहीं होती है। तभी वहाँ पर माली सिविल आर्मी की बोट भी आ जाती है और उस बोट पर मौजूद आर्मी मैन डर्क से बार बार एक ही सवाल कर रहे थे वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? हम यहाँ पर डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं। तभी डर्क को जेम्स का भी फोन आता है और वो डर्क से अपनी बोट के बारे में पूछ रहा होता है। तब डर्क फोन काट देता है और वो आर्मी मैन को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये लोग डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। तब डर्क उन आर्मी वालों से कहता है मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है और डर्क उन आर्मी वालों को अपनी बोट से रस्सी देता है जिसे वो अपनी बोट पर भी बांध देता है और वो आर्मी वाले भी अपनी बोट पर बांध देते हैं। डर्क अल्जार्डियो को इशारा करता है और अल्जार्डियो रफ्तार से बोट चलाने लगता है जिससे आर्मी वालों की बोट पलट जाती है और वो सभी पानी में गिर जाते हैं। तब डर्क उस बोट से बंधी रस्सी को काट देता है और अल्जार्डियो तेजी से उस बोट को चलाने लगता है। तभी वहाँ पर आर्मी की 2 बोट और आ जाती है और उस बोट पर बैठे सोल्जर मशीन गन से अल्जार्डियो की बोट पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। अल्जार्डियो के बोट के इंजन से धुआं निकलने लगा था और वो ड्रिक से पूछता है अब हम क्या करें।
तब ड्रिक बोट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो तेजी से बोट भगाने लगता है और वो अल्जाडियो को पनामा नाम के प्लान पे काम करने के लिए कहता है, जिसके अनुसार वो लोग बोट को उड़ाने वाले होते हैं। तब अल्जाडियो बोट के फ्यूल टैंक के पाइप को काट देता है और वो वहाँ पर एक जलती हुई सिगार लगा देता है, जिसे वो लोग टाइमर की तरह यूज करने वाले होते हैं। ये करके ड्रिक बोट को आर्मी बोट के सामने ले जाता है। अपने प्लान पे काम करके अल्जाडियो बोट से जंप कर जाता है और ड्रिक बोट के हैंडल पर रस्सी बांधकर रूडी के साथ वो भी पानी में जंप कर जाता है। ड्रिक की बोट आर्मी बोट के बीच में जाती है। तब आर्मी सोल्जर उस बोट पर फायरिंग कर रहे होते हैं और फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण वो बोट उड़ जाती है। उसके साथ साथ पानी में चल रही दोनों आर्मी बोट में भी ब्लास्ट होता है और आर्मी बोट भी उड़ जाती है। ड्रिक, अल्जाडियो और रूडी पानी से बाहर आते हैं और वो नदी किनारे ही बने एक घर में जाते हैं। तब अल्जाडियो कहता है जेम्स को पता चलेगा कि हमने उसकी बोट उड़ा दी है तो वो बहुत गुस्सा करेगा। रूडी, तुम जाकर ये बात जेम्स को बता देना। तब रूडी पूछता है, मैं ही क्यों? क्या हम लोग शिप के मलबे को ढूंढने नहीं जाने वाले हैं? तब ड्रिक कहता है, फिलहाल हमें आयरन शिप के सर्च को रोकना पड़ेगा। हमें पहले जाकर उन डॉक्टर्स की मदद करनी होगी जिनके पीछे ये आर्मी वाले पड़े हैं। मैं और अल्जाडियो उन्हें बचाने जाने वाले हैं और तुम बॉर्डर क्रॉस करके जेम्स के पास चले जाना। आगे रूडी वहाँ से निकल जाता है और ड्रिक और अल्जाडियो ऊंट पर बैठकर डॉक्टर ईवा और फ्रैंक को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं डॉक्टर ईवा और फ्रैंक असेलर नाम के गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वो पूरा गांव खाली पड़ा हुआ था। उन्हें गांव में कोई भी दिखाई नहीं देता। जब डॉक्टर ईवा और फ्रैंक वहीं बने कुछ घरों में जाते हैं तो उन्हें गांव के घरों में कुछ लाशें मिलती है और इन लाशों पर भी वैसे ही निशान बन चुके थे जैसे कि उस नई बीमारी के होने से दूसरे लोगों पर बने थे। अगली सुबह ईवा और फ्रैंक कुछ लोगों को बुलाकर उन लाशों को दफनाते हैं। दूसरी तरफ रूडी एक ट्रक में छिपकर माली बॉर्डर क्रॉस करके अल्जीरिया पहुंच जाता है और डॉक्टर ईवा गांव में ही बने कुएं को देखती है। डॉक्टर ईवा एक फ्लैश लाइट डालकर कुएं में देखती है तो वो कुआं बहुत ही गहरा होता है और उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। तब डॉक्टर ईवा रस्सी के सहारे कुएं के अंदर जाने का फैसला लेती है। तब फ्रैंक और ऊपर मौजूद बाकी लोग रस्सी को पकड़ते हैं और फ्रैंक रस्सी के सहारे कुएं में जाने लगती है कुएं के पानी का सैंपल लेने के लिए। डॉक्टर ईवा कुएं के तल पर चली जाती है और वो वहाँ से पानी का सैंपल लेने लगती है। तभी ऊपर कुछ गाड़ी आती है और फ्रैंक ईवा से कहता है, यहाँ पर आर्मी की कुछ गाड़ी आई है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। तभी अचानक ऊपर गोलियां चलने लगती है और कुएं के अंदर ईवा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। आर्मी के लोगों ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया होता है सिवाय डॉक्टर फ्रैंक के। उसी वक्त उस जगह पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है और उस हेलीकॉप्टर की आवाज अल्जाडियो और डर्क को भी आती है तो वो भी उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। उस हेलीकॉप्टर से माली का डिटेक्टर जनरल जतेब काजिम उतरता है और वो फ्रैंक के पास जाकर फ्रैंक से पूछताछ करने लगता है। तब तक डर्क और अल्जाडियो भी वहाँ के घर की एक छत पर पहुँच जाते हैं। तब काजिम कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, वो लेडी डॉक्टर कहाँ है? तब फ्रैंक कहता है, वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर काजिम डॉक्टर फ्रैंक को गोली मार देता है और काजिम अपने लोगों से कहता है, उस लेडी को जल्दी ढूंढो, वो यहीं कहीं है। और ऐसा कहकर काजिम वहाँ से चला जाता है। काजिम के जाने के बाद वहाँ मौजूद लोग डॉक्टर ईवा को ढूंढने लगते हैं। तब डर कुएं के पास डॉक्टर ईवा का बैग देख लेता है। डॉक्टर ईवा को पता चल चुका था कि वहाँ मौजूद लोग उसे ही ढूंढ रहे, इसलिए वो कुएं में गिराई फ्लैश लाइट को मिट्टी से ढक देती है। आर्मी के लोग कुएं में देखते हैं तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो आर्मी वाले कुएं के अंदर गोलियां चलाने ही वाले थे। तभी वहाँ डर्क ऊंट और बाल्टी लेकर पहुंच जाता है उस कुएं से पानी निकालने के लिए। वो आर्मी वाले डर्क को देखकर उसके करीब आते हैं तो डर्क उन पर बाल्टी से हमला कर देता है और आर्मी वाले की एक गन कुएं में चली जाती है। तब तक अल्जाडियो भी एक दूसरी आर्मी के गाड़ी के पास पहुंचकर उन पर हमला कर देता है और अल्जाडियो उस गन से वहां मौजूद आर्मी वाले लोगों को मारने लगता है। तब तक डॉक्टर ईवा भी कुएं से बाहर निकलकर ऊपर आने की कोशिश करने लगती है। डर्क उन आर्मी वाले लोगों से लड़ रहा होता है तभी वहां मौजूद आर्मी वाला उस पर फायरिंग करता है। तब डर्क किसी तरह से बचकर वहां रखी गन उठाकर उसे मार देता है। तभी डर्क को महसूस होता है कि उसके पीछे एक और आर्मी वाला खड़ा हुआ था और वो डर्क को गोली मारने वाला था। तभी उस पर कोई गोलियां चला देता है। ये गोलियां डॉक्टर ईवा ने कुएं से निकलकर चलाई थी और उसने डर्क को बचा लिया था। आगे डॉक्टर ईवा डॉक्टर फ्रैंक की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी होती है। तब डर्क और अल्जाडियो डॉक्टर ईवा को अपने साथ जल्दी गाड़ी में बिठा देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। एडमायरल जेम्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए CIA के एक पूर्व एजेंट कार्ल से मिलता है और कार्ल जेम्स से उन्हें बचाने का वादा करता है।
दूसरी तरफ डर की गाड़ी जनरल काजिम के कंट्रोल वाले माली एरिया से बाहर निकल जाती है और वो दूसरे रेबल्स के कंट्रोल वाले माली में पहुंच जाती है ताकि जनरल काजिम उस एरिया तक उन तक पहुंच ना सके। थोड़ी दूर जाने के बाद डर्क अपनी गाड़ी को रोक लेता है। वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल चलने लगते हैं। तभी उनके सामने से घोड़ों पर बहुत से लोग वहां पर आ जाते हैं और तुरंग रिबल उन तीनों को पकड़कर अपने लीडर मोदीबो के पास ले जाते हैं। तब मोदीबो उन तीनों से पूछता है, तुम विदेश से यहाँ पर क्या करने आए हो? तब डॉक्टर ईवा कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं WHO की तरफ से आई हूँ। यहाँ पर एक नई बीमारी फैली है, मैं उसका सोर्स पता करने यहाँ पर आई थी। ईवा के मुंह से बीमारी का नाम सुनकर मोदीबो ईवा को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर काफी लोग उसी प्रकार की बीमारी के मरीज होते हैं। तब डॉक्टर ईवा कहती है, हाँ ये वही बीमारी है। यह सुनकर मोदीबो उन तीनों को अपने शहर में पनाह दे देता है। आगे डॉक्टर ईवा वहाँ के कुएं के पानी का टेस्ट करती है तो उसके हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगती है और वो जाकर डर को बताती है, ये बीमारी कोई प्लेग नहीं है जो फैला हो, असल में ये बीमारी कोई फैला रहा है। यहाँ के और एसेलर के पानी में जहर मिला हुआ है और इसलिए पानी को पीकर यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ डर्क मोदीबो से कहता है, यहाँ का पानी जहरीला है, इसलिए लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं, हमें इस बीमारी का सोर्स ढूंढना चाहिए। तब मोदीबो कहता है, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम यहाँ के लोगों की रक्षा करना है। दूसरी तरफ अल्जाडियो तुरंग रिबल के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी बॉल का पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ गुफा के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है। तब अल्जाडियो डर को अपने साथ गुफा में ले जाता है तो डर को वहाँ पर गुफा की दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है और ये पेंटिंग आयरन क्लैड शिप की थी जिसमें वो खजाना था। डर्क उस पेंटिंग को देखकर समझ जाता है कि उस पेंटिंग में आयरन क्लैड शिप एक रेगिस्तान में खड़ी है। तब डर्क कहता है, जहाँ पर ये रेगिस्तान है वहाँ पर 150 साल पहले एक नदी हुआ करती थी। उस नदी का पानी सूख गया और उसके अंदर की रेत ऊपर आ गई, जिस रेत पर हमें आयरन क्लैड शिप खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वो शिप की पेंटिंग की लोकेशन को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। डर को उसी पेंटिंग में एक किले का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तब डर कहता है, हम इस किले तक पहुंचकर इस शिप तक पहुंच सकते हैं और वहां पर हमें वो नदी का पानी भी मिल जाएगा जो अभी भी कहीं न कहीं मौजूद होगा और हम उससे उस जहर के सोर्स का पता भी लगा लेंगे। यानी अगर हमने अंडरग्राउंड नदी को ढूंढ लिया तो हम उस शिप को भी ढूंढ लेंगे और जहर के उस सोर्स को भी ढूंढ लेंगे जो यहाँ के पानी में हमें मिलता है। आगे वो तीनों केमल पर राइड करते हुए 150 साल पहले जहाँ वो नदी हुआ करती थी उस रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ा चलने के बाद उन्हें उस किले का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो तीनों उस स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ दिखाई देता है। डर्क टेलीस्कोप से देखता है तो उसके सामने एक सोलर प्लांट होता है। डर्क देखता है तो ये सोलर प्लांट मसाड इंटरप्राइजेस का था। तभी डर्क को उस सोलर प्लांट से जाता हुआ एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई देता है और उस ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। तब डर्क डिसाइड करता है कि वो तीनों उस सोलर प्लांट के बारे में पता करेंगे। वो तीनों ऊँटों को रेलवे ट्रैक के पास बिठा देते हैं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो तीनों रेत के नीचे से निकलते हैं और ऊँट पर बैठकर ट्रेन का पीछा करने लगते हैं और मौका पाकर ऊँट से ट्रेन पर जंप कर देते हैं और वो तीनों ट्रेन के डब्बे के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ रूडी जो वापस बचकर शिप पर आ गया था वो अपने कपड़े उठाता है तो उसके कपड़ों में से एक बोतल गिरती है और ये बोतल वही थी जिसके अंदर डर्क और अल्जाडियो ने उस रेड शेवाल के सैंपल इकट्ठा करे थे। रूडी उस रेड शेवाल के सैंपल की टेस्टिंग शुरू करता है और रूडी उस रिजल्ट को एडमिरल जेम्स को भी दिखाता है और जेम्स को उस रिजल्ट को देखकर विश्वास नहीं होता कि सचमुच ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ डर्क, अल्जाडियो और ईवा प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस प्लांट के अंदर रेल के जरिए सारे रेडियो एक्टिव केमिकल को लाया जा रहा है और सोलर एनर्जी से हाई टेम्परेचर का यूज करके इस रेडियो एक्टिव केमिकल को भाप में बदल दिया जाता है। तब वो लोग देखते हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल के ड्रम को अंडरग्राउंड चेम्बर में भी रखा जा रहा होता है और जब वो लोग अंडरग्राउंड चेम्बर का गेट ओपन करके देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो पूरा चेम्बर रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक केमिकल से भरा हुआ था और उन ड्रम से वो केमिकल लीक होके जमीन में जा रहा था और जमीन में जाकर ये सारा टॉक्सिक वेस्ट नाइजर नदी के अंदर जाकर मिल रहा था। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मसाड भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडमिरल जेम्स और रूडी अपनी रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी में एक एम्बेसडर से मिलते हैं और वो उस एम्बेसडर को बताते हैं जो जहर नाइजर नदी में फैल रहा है वो जहर कुछ महीनों के अंदर न्यूयॉर्क के किनारों तक पहुंच जाएगा। तब वो एम्बेसडर जेम्स की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ मर्साड ने डॉक्टर ईवा को अपने पास बैठा रखा होता है और मर्साड डॉक्टर ईवा को बताता है यह हाईटेक सोलर प्लांट है
जिससे हम सारे खतरनाक केमिकल्स को भाप में बदल देते हैं। तब डॉक्टर ईवा कहती है ये कोई प्लांट नहीं बल्कि टॉक्सिक केमिकल्स का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है और यहाँ का सारा केमिकल अंडरग्राउंड नाइजर रिवर में जा रहा है, जिसके कारण नदी के पानी में जहर फैल रहा है। मरसाट को पहले डॉक्टर ईवा की बात पर विश्वास नहीं होता, पर उसके दिमाग में भी शक बैठ जाता है कि जरूर इन केमिकल्स के कारण नाइजर रिवर के पानी में जहर फैल रहा है। दूसरी तरफ डर्क और अल्जाडियो को मरसाट के आदमी एक जीप में बांधकर ले जा रहे होते हैं। तब डर्क अपने गोल्ड कॉइन से गाड़ी के ऊपरी पार्टीशन के स्क्रू को खोलने लगता है, जिस पार्टीशन से उनकी हथकड़ी लगी हुई थी। वो दोनों ऊपरी पार्टीशन के स्क्रू को खोलकर उसे गाड़ी से अलग कर देते हैं और दोनों उस ऊपरी पार्टीशन के साथ गाड़ी से जंप कर देते हैं। दूसरी तरफ मरसाट के दिमाग में शक बैठ चुका होता है और वो काजिम से मिलकर उससे कहता है हमें ये प्लांट बंद करना पड़ेगा क्योंकि इस प्लांट के कारण नाइजर रिवर के पानी में जहर फैल रहा है। तब काजिम कहता है तुम्हें अगर लोगों की चिंता है तो तुम इस प्लांट को बंद कर सकते हो, पर मुझे मेरी पेमेंट मिलती रहनी चाहिए। मजबूरन मरसाट काजिम की बात के लिए राजी हो जाता है। डर्क और अल्जाडियो अभी भी उस गाड़ी के पार्टीशन से हथकड़ी द्वारा बंधे होते हैं और वो सहारा के रेगिस्तान में भटककर वहां से निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें किस्मत से रेगिस्तान में एक पुराना प्लेन मिल जाता है और वो उस टूटे प्लेन की टूल किट से अपनी हथकड़ी को खोल देते हैं और किसी तरह उस टूटे प्लेन को चलाकर आगे डर्क तुरेंग रेबेल के लीडर मोदिबो से मिलता है और वो मोदिबो के आदमियों की मदद मांगता है डिक्टेटर काजिम से लड़ने के लिए। तब मोदिबो कहता है हमारे पास काजिम की तरह हथियार नहीं है, इसलिए मैं अपने आदमियों को तुम्हारे साथ मरने नहीं भेज सकता। पर मोदिबो डर्क को अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार हो जाता है जो कि उसने काजिम से ही खरीदी थी। आगे डर्क अपना हुलिया बदलकर काजिम की गाड़ी में सोलर प्लांट पहुंचता है और गार्ड काजिम को समझकर तुरंत गेट को खोल देते हैं। तब डर्क सिक्योरिटी गार्ड पर गन अड़ाकर प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है। मरसाट भी सिग्नल से समझ जाता है कि प्लांट की सिक्योरिटी ब्रेक की गई है। डर्क और अल्जाडियो प्लांट के अंदर ईवा को ढूंढने लगते हैं। तभी डर्क को बहुत अजीब लगता है क्योंकि पूरा प्लांट खाली था। तभी उसे एहसास होता है कि प्लांट के खाली होने का मतलब ये था कि मरसाट समझ चुका है कि उसके प्लांट के कारण ही जहर फैल रहा है और यह बात अमेरिका तक ना पहुँचे, इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए इस प्लांट को उड़ाने वाला है। तब अल्जाडियो कहता है मैं उस विस्फोटक को ढूंढने नीचे जाता हूँ और तुम जाकर डॉक्टर ईवा को ढूंढो। तभी प्लांट के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर आता है और मरसाट डॉक्टर ईवा को लेकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है। तब डर्क भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर हेलीपैड पर पहुंच जाता है और वो हेलीकॉप्टर का गेट ओपन करके ईवा को बचाने की कोशिश करता है। तब एक नकाब वाला आदमी डर्क पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ईवा भी किसी तरह से मरसाट से अपने आप को छुड़ाकर हेलीकॉप्टर के नीचे कूद जाती है और ईवा और डर्क दोनों ही उस नकाब वाले आदमी से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अल्जाडियो विस्फोटक को ढूंढ लेता है जो एक ड्रम में बंद किया गया था और जिसे सोलर प्लांट का तापमान बढ़ाकर विस्फोट किया जाना था। तब अल्जाडियो उस ड्रम से विस्फोटक निकालने की कोशिश करने लगता है और मरसाट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। आगे मरसाट हेलीकॉप्टर में बैठे हुए प्लांट के सारे सोलर पैनल को सूरज की तरफ कर देता है, जिससे प्लांट का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और जिस ड्रम में विस्फोटक था वो भी आगे बढ़ने लगता है ताकि टेम्परेचर के कारण वो विस्फोटक फट जाए। तब अल्जाडियो किसी तरह से ड्रम को काटकर उसके अंदर से विस्फोटक निकाल लेता है और वो वहां से जंप कर जाता है। तापमान बढ़ने के कारण सारे ड्रम आग की लपटों में घिर जाते हैं, पर वहां विस्फोट नहीं होता क्योंकि अल्जाडियो ने विस्फोटक को निकालकर अपने बैग में रख लिया था। मरसाट भी हेलीकॉप्टर से देखता है कि प्लांट में विस्फोट नहीं हुआ था। तब मरसाट वहां से हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। डर्क और उस नकाब वाले आदमी के बीच हाथापाई हो रही थी। तब डर्क उस आदमी को हेलीपैड से नीचे धक्का दे देता है। आगे डर्क, ईवा और अल्जाडियो भी गाड़ी में बैठकर प्लांट से निकल जाते हैं और वो तीनों वापस उस किले के स्ट्रक्चर के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डिक्टेटर काजिम भी हेलीकॉप्टर से पहुंच जाता है और वो मशीन गन के जरिए डर्क की गाड़ी पर हमला करने लगता है और डर्क अपनी गाड़ी को हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। तब डर्क कहता है अगर हमें इससे बचना है तो प्लांट से हम जो विस्फोटक निकाल के लाए हैं उसे विस्फोट करना होगा। ईवा तुम उस विस्फोट को निकालकर एक एक करके बाहर फेंको और अल्जाडियो तुम उस विस्फोटक पर शूट करना। डर के कहने पर ईवा एक एक करके विस्फोटक फेंकने लगती है और अल्जाडियो उस पर शूट करने लगता है, जिससे वो विस्फोटक फटने लगता है, जिसे देखकर काजिम का हेलीकॉप्टर वहां से टर्न ले लेता है। जब वो विस्फोट करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें पीछे कुछ दिखाई देता है। डर्क देखता है कि रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा हुआ आयरन क्लेड शिप ऊपर आ गया है और वो सभी आयरन क्लेड शिप में छिपने के लिए जाते हैं। तभी काजिम का हेलीकॉप्टर आयरन क्लेड शिप पर भी गोलियां बरसाने लगता है और ये गोलियां आयरन क्लेड शिप जैसे मजबूत शिप को भी छलनी कर रही होती है।
तभी डर्क देखता है कि इस शिप में एक तोप भी लगी हुई थी। तभी ईवा बताती है कि उनकी तरफ काजिम के टैंक भी बढ़ रहे हैं जो आयरन क्लेड शिप पर अटैक कर रहे थे और काजिम के ये टैंक आयरन क्लेड शिप पर गोले बरसाने लगते हैं। इस धमाके से आयरन क्लेड शिप में पड़े कुछ बक्से खुल जाते हैं जिसके अंदर से सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। ये वही खजाना होता है जिसे डर्क काफी सालों से ढूंढ रहा था। आगे डर्क तोप को चलाने की तैयारी करता है। काजिम का हेलीकॉप्टर तोप के ठीक सामने आकर गोलियां बरसा रहा होता है। तब डर्क तोप का निशाना उस हेलीकॉप्टर पर लगाकर तोप का गोला चला देता है और वो तोप का गोला सीधा हेलीकॉप्टर का शीशा तोड़ के हेलीकॉप्टर के अंदर गिरता है और उस हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से काजिम मारा जाता है। काजिम के मरते ही उसकी आर्मी में अफरा तफरी मच जाती है और डर्क, अल्जाडियो और ईवा देखते हैं कि काजिम की आर्मी के लोग हथियार नीचे डाल रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब वो आयरन क्लेड शिप के बाहर आकर देखते हैं। तब वो देखते हैं कि पहाड़ियों पर मोदिबो और उसकी रेबेल सेना खड़ी हुई थी जिसने काजिम की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया था और तुरंग रेबल की घुड़सेना के कारण ही काजिम की आर्मी ने घुटने टेक दिए थे। आगे अमेरिकी एम्बेसडर जेम्स से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने मरसाट के प्लांट को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ CIA का पूर्व एजेंट कार्ल एक रेस्टोरेंट में मरसाट के ड्रिंक में जहर मिला देता है जिसके कारण मरसाट मारा जाता है। वहीं डर्क आयरन क्लेड शिप के खजाने को तुरंग रेबल लोगों के लिए वहीं पर छोड़ देता है। आगे डर्क ईवा के साथ एक खूबसूरत बीच पर होता है और वो दोनों साथ में मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।